देखिएगा सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि अर्धनारीश्वर किसकी रचना है, मतलब अर्धनारीश्वर किसके द्वारा लिखा गया। ये देखिएगा हम लोग गद्य खंड के अंतर्गत इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़े हैं, जिसमें स्त्री और पुरुष की तुलना की गई है। स्त्री को बताया गया है कि वो घर के काम में बिजी रहती हैं और पुरुष को यह बताया गया कि वो बाहर के काम में बिजी रहते हैं। तो अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? देखिएगा प्यारे बच्चों, ये अर्धनारीश्वर जो लिखा गया है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया। रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, तो अब पूरा नाम आपको यहां नहीं दिया गया है, तो इसका जो टाइटल यूज किया जाता है तो सिर्फ दिनकर यूज किया जाता है, इतना बड़ा लंबा नाम नहीं लिखा जाता है। तो अर्धनारीश्वर के जो लेखक हैं यानी राइटर हैं वो रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। और बालकृष्ण भट्ट किसके द्वारा लिखा गया? बातचीत के लेखक कौन है? बातचीत के लेखक आपके बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे। उसके बाद मोहन राकेश मलियज, ये सब चीज आपका लिखा गया। तो अर्धनारीश्वर के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, यानी हम लोगों का दिनकर राइट आंसर हो जाएगा। और रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर की अगर बात करें प्यारे बच्चों तो ये हमारे बिहार के हैं, बेगूसराय जिला में इनका जन्म हुआ था। बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया में इनका जन्म होता है। बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया में इनका जन्म होता है। तो याद रखिएगा अर्धनारीश्वर के लेखक आपके रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। चलो अगला प्रश्न देखिएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से प्रश्न पूछा गया है कि रोज कहानी घंटे की किस खरकन के साथ समाप्त होती है? रोज कहानी घंटे की किस खरकन के साथ समाप्त होती है, यह सवाल आपको पूछा गया है। अच्छी तरीके से इसका आंसर आप लोग देने का प्रयास करेंगे कि रोज जो कहानी है वह किस खरकन के साथ समाप्त होती है। अब रोज जो है, पहले रोज कहानी का नाम क्या था? रोज कहानी का पहले जो नाम था वो गैंग्रीन रखा गया था। क्या रखा गया था? गैंग्रीन। ये एक बीमारी होती है जिसमें सूजन हो जाता है, यानी एक तरह से सूजन हो जाता है जिसमें मतलब घाव वगैरह हो जाता है। अब यहां देखोगे रोज कहानी का पुराना नाम है गैंग्रीन और रोज कहानी के लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अगेजी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अगेजी, है ना? हीरानंद वात्सायन अगेजी, है ना? वात्सायन अगेजी इनका लेखक हो जाएंगे। ठीक है, अगर पूछेगा कि रोज कहानी के लेखक कौन है तो अगेजी दिया जाएगा, पूरा लंबा नाम नहीं दिया जाएगा, अगेजी सिर्फ दिया हुआ रहेगा, तो इसको आप लोग टेक आउट कर लेना। तो ये रोज कहानी जो समाप्त होती है ये घंटे की 11 बजे, जब 11 बजता है ये वाला घंटे के साथ ये कहानी की समाप्त होती है। और इस कहानी में जो मुख्य पात्र है वो हो जाएंगी मालती। मालती इस कहानी की मुख्य पात्र है। उनके बेटा का नाम है क्या? टीटी। और उनके पति का नाम क्या है? महेश्वर, जो क्या होते हैं? गैंग्रीन के डॉक्टर होते हैं। महेश्वर क्या होते हैं? गैंग्रीन के डॉक्टर होते हैं। तो याद रखिएगा रोज कहानी की समाप्ति घंटे के 11 बज गए, मतलब 11 जो बजती है उसी घंटे की खरकन के साथ ये समाप्त होती है। नेक्स्ट सवाल है, अभी पूछा गया है कि किस रचनाकार की पंक्ति है? नारी सौपन है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाहों में झूलती हुई जूही की माला है ना? ये जो लाइन कहा गया है ये लाइन रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा कहा गया है। ये लाइन किसके द्वारा? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा कहा गया है। इस चीज को याद रखिएगा। अब यहाँ जो सवाल है कि नारी सुगंध है, नारी सौपन है, नारी पुरुष की बाहों में झूलती हुई जूही की माला है, ये चीज कहा गया है आपका अर्धनारीश्वर में। ये कहा गया है अर्धनारीश्वर में, ये चीज आपका बताया गया है, याद रखिएगा। और अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? तो अर्धनारीश्वर के लेखक हैं आपके रामधारी सिंह दिनकर जी, है ना? तो कहीं ना कहीं मतलब इन्हीं के द्वारा कहा गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए लोक हो जाएगा। ठीक है, यानी स्त्री की तुलना बाहर और भीतर, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि स्त्री को घर के अंदर का काम दिया गया है और पुरुष को घर के बाहर का काम दिया गया है, इस चीज की तुलना की जाती है। समझ गए? तो यहां जो राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि प्रिंस क्रोपोटकिन किस विषय का विद्वान थे? अब इसकी चर्चा किस पाठ में की गई है? ये बात तो हम लोग जानते हैं कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा इसकी चर्चा बातचीत वाला पाठ में की गई है। किस पाठ में? बातचीत वाला पाठ में इनकी चर्चा की गई है कि प्रिंस क्रोपोटकिन किस विषय का विद्वान थे, मतलब किस विषय में उनको जानकारी था। तो ये किस विषय का विद्वान थे? ये थे आपके अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के। उनको किस में नॉलेज था? इकोनॉमिक्स में के अर्थशास्त्र में नॉलेज था प्रिंस क्रोपोटकिन। ये आपकी यूरोपीय बहुत बड़े विख्याता हैं और इन्होंने बातचीत के क्षेत्र में क्या शैली दी है, बातचीत के क्षेत्र में क्या बताए हैं, उसके बारे में बालकृष्ण भट्ट अपना चैप्टर जो है, अपना जो चैप्टर 1 है बातचीत, उसमें लिखा है, उनका नाम मेंशन किए हैं। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के वो बहुत बड़े विद्वान थे। एक लेख और एक पत्र नामक निबंध के लेखक का नाम कौन है ना? एक लेख और एक पत्र ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो भाई साहब एक लेख वो किसके नाम लिखते हैं? तो एक लेख विद्यार्थी के नाम लिखते हैं। एक लेख किसको? विद्यार्थी को लिखते हैं।
और एक पत्र किसके नाम लिखते हैं, ये चीज पता होगा। एक पत्र वो लिखते हैं अपने दोस्त के नाम। अपना दोस्त का नाम क्या है, सुखदेव सिंह, है ना, जो जेल में होते हैं। तो एक लेख विद्यार्थी के नाम और एक पत्र अपना दोस्त, अपना मित्र सुखदेव के नाम लिखते हैं। तो ये इनके लेखक कौन है, ये जो निबंध है एक लेख और एक पत्र नामक निबंध के लेखक ये हो जाएंगे सरदार भगत सिंह, है ना। ये सरदार भगत सिंह इनके लेखक हो जाएंगे। और इन्होंने क्या किया था, है ना, असेंबली में बम फेंक दिया था, जिसके कारण 1931 को इनको फांसी दे दी गई थी, है ना। और 1931 के दिन जब इनको फांसी दी गई थी, उसी दिन से हम लोग क्या मनाते हैं, शहीद दिवस मनाते हैं। उसी दिन से हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी लोग हो जाएगा। लगभग 75% बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर है भाई, पूछा गया क्वेश्चन नंबर 6 में कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या है। ठीक है, अब जयप्रकाश नारायण के द्वारा क्या दिया गया हमारे पाठ में, अच्छी तरह से हम लोगों को पता है कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया है संपूर्ण क्रांति, है ना। ये जो संपूर्ण क्रांति वाला चीज है, ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया है। अब संपूर्ण क्रांति की बात करें तो बाबू, ये संपूर्ण क्रांति एक क्या है, भाषण है, भाषण का हिस्सा है। और ये भाषण जयप्रकाश नारायण के द्वारा पटना के गांधी मैदान में दिया गया था। पटना गांधी मैदान में दिया गया था। किसके खिलाफ दिया गया था, भ्रष्टाचार के खिलाफ दिया गया था। कहीं ना कहीं उस समय सत्ता में कौन थी, कांग्रेस पार्टी थी, तो उन्हीं को कहीं ना कहीं टारगेट किया गया था। और वहां संपूर्ण क्रांति का जब भाषण दे रहे थे तो जयप्रकाश नारायण किसको संबोधित कर रहे थे, वहां स्टूडेंट्स को, यानी स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर रहे थे कि आप राजनीति में आइए, भले ही आप पढ़ाई करते हैं लेकिन आपको राजनीति में भी ध्यान देनी चाहिए। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य, यानी उनकी स्वास्थ्य बहुत बिगड़ी हुई थी, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो उनके स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले जो डॉक्टर का नाम था वो था डॉक्टर रहमान। क्या नाम था उनका, डॉक्टर रहमान, उनके स्वास्थ्य पर निगरानी रखते थे। ठीक है, चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। सवाल अगला है, ध्यान से देखिएगा कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, वही चीज है, संपूर्ण क्रांति का नारा आपका डॉक्टर जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। डॉक्टर जयप्रकाश नारायण के लेखक हो जाएंगे इनके। ओ मेरे सपने क्या है, ठीक है, ओ सदानीरा आपने पढ़ा होगा कि ओ सदानीरा में, ओ सदानीरा, ठीक है, ओ सदानीरा, ओ सदानीरा, ओ सदानीरा में, ओ सदानीरा का मतलब होता है जल से परिपूर्ण नदी, जल से भरा नदी को हम लोग क्या कहते हैं, ओ सदानीरा कहते हैं। और ये ओ सदानीरा पाठ में गांधी जी की चर्चा की गई है और इसमें चंपारण क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है, नील की खेती के बारे में चर्चा की गई है, साथ ही साथ बहुत सब चीज के बारे में, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में चर्चा की गई है, उस क्षेत्र में जो जंगल है उसके बारे में चर्चा की गई है। अब यहाँ ओ मेरे सपने क्या है, तो ओ मेरे सपने एक प्रकार का नाटक है ना। ओ मेरे सपने क्या है, एक प्रकार का नाटक है। जिस तरह से आपका बातचीत एक प्रकार का निबंध है, उसी तरह से एक प्रकार का ये नाटक है। अब देखिएगा, मुल्ला जी की दाढ़ी किसने मोड़ दी थी। अब ये मुल्ला जी की दाढ़ी किसने मोड़ दी थी, ये सवाल आपका कौन सा चैप्टर से आया है, ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सवाल आपका कौन सा चैप्टर से आया है, ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई साहब आप लोग शेयर वगैरह कर दो, जितना ज्यादा हो सके क्लास को आप लोग शेयर कर दो ताकि सभी बच्चे आ जाएंगे। ठीक है, अब यहां देखिएगा, हम लोगों ने एक कहानी पढ़ा था, उसने कहा था, है ना, उसने कहा था, उसने कहा था। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है। और उसने कहा था कहानी का जो मुख्य पात्र है, ठीक है, उसने कहा था कहानी का जो मुख्य पात्र है वो है लहना सिंह। ठीक है, अब लहना सिंह जो है, लहना सिंह वो उनके मुख्य पात्र हो जाएंगे। अब यहां जो है कह रहा है कि मुल्ला जी की दाढ़ी किसने मोड़ दी थी, तो ये एक मुल्ला जी हैं जो लहना सिंह के गांव में आकर के, है ना, ये ताबीज मारते थे, ताबीज मारते थे, बच्चों को दवाई बांटते थे, इस सब चीज मारते थे कहीं ना कहीं। और कहीं ना कहीं जो अंग्रेज है उनकी तारीफ करते थे कि अंग्रेज जो है हमारे वेद को, हमारे पुराण को पढ़ के उन्होंने बड़े बड़े आविष्कार कर लिए, बड़े बड़े सामान, हवाई जहाज वगैरह बना लिए, लेकिन भारतीय कुछ नहीं कर पाए, जिसके कारण ये गुस्सा जाते हैं कौन, लहना सिंह। तो लहना सिंह अपना गांव से मुल्ला जी को पकड़ के बाहर निकाल देते हैं। तो याद रखिएगा, मुल्ला जी की दाढ़ी किसने मोड़ दी थी, तो लहना सिंह ने मोड़ दी थी। और ये बात वो किसको सुना रहे थे, ये बात नकली लेफ्टिनेंट साहब को सुना रहे थे, जो नकली लेफ्टिनेंट जर्मन की तरफ से बन के आए थे, है ना, जर्मन की तरफ से जो नकली लेफ्टिनेंट बन के आए थे उनको सुना रहे थे। ठीक है, अब चलिएगा नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि लहना सिंह जब उस लड़की से मिला था तो उस लड़की की उम्र क्या थी। भाई साहब ये जो आपका उसने कहा था कहानी है, इसमें एक लड़की का जिक्र किया गया है, एक लड़की के बारे में इसमें जिक्र किया गया है, उसको हम लोगों को पता होगा। लड़की जो है प्यारे बच्चों, कहने की उस लड़की का जो उम्र थी वो लड़की नहीं कहेंगे, वो बच्ची ही थी, तो 8 साल की थी, है ना, 8 साल की थी। अब ये कहने का एक कैरेक्टर सेट किया गया है, अब इसको लड़की बोल दिया गया है लेखक के द्वारा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये तो लड़की नहीं है, एक बच्ची है। अब ये लड़की का उम्र 8 साल दिया गया लेखक के द्वारा, खैर ज्यादा एज इसलिए नहीं दिया गया है ताकि एक कहानी में अब उसकी भी कुछ अवधारणा होती है। अब सवाल ये इंपॉर्टेंट है
कि जो लड़की थी तो उस लड़की की उम्र मात्र 8 साल थी। उस लड़की से बार बार कभी सब्जी के दुकान में, कभी सब्जी के दुकान में, कभी दूध के दुकान में, कभी तांगे वालों के बीच वो आपस में मिल जाते थे। और दोनों कहाँ रहते थे? अमृतसर में रहते थे, है ना। लड़की और जो लहना सिंह है दोनों अमृतसर में रहते थे, दोनों का मामा का घर था अमृतसर में। तो लड़की से जब भी ये मिलता था तो उससे क्या सवाल करता था कि तेरी कुरमाई हो गई। कुरमाई का मतलब क्या होता? सगाई होना। कुरमाई का मतलब क्या होता बाबू? कुरमाई का मतलब होता है सगाई होना यानी रिश्ता होना, ठीक है। तो 8 साल की लड़की थी। सवाल अगला है, ध्यान से देखिएगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी हैं। अब यहां हमको पता है कि ये अगर पूछा जाएगा कि बताओ चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा हमारे पाठ में कौन सी विधा दी गई है, यानी कौन सी कहानी लिखी गई है, तो याद रखिएगा उसने कहा था कि लेखक कौन है। उसने कहा था कि लेखक आपके हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो जन्म हुआ था वो गुलेर गांव में हुआ था, ठीक है। इसलिए ये लास्ट में क्या लगाते हैं? अपने गांव के नाम को लगाते हैं। अपने लास्ट में क्या लगाते हैं? अपने गांव के नाम लगाते हैं। इसलिए याद रखिएगा गुलेर इनका गांव का नाम हो जाता है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जो मूल निवासी है वो किस गांव के हैं? गुलेर के निवासी हैं, ठीक है। इसलिए वो लास्ट में अपना गांव के नाम को बेहतर करने के लिए लास्ट में वो गुलेर लगाते हैं। बात समझ में आ गई? तो उसने कहा था लेखक हैं आपके चंद्र शर्मा गुलेरी जी। अब देखिएगा सवाल अगला है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहां दी थी? सरकार ने सूबेदार को जमीन कहां दी थी? अब सूबेदार कौन होता है भाई साहब? जो सूबेदार होता है, सूबेदार आपका सूबेदार है ना, सूबेदार आपका हजारा सिंह होता है। वही हजारा सिंह जो उस लड़की से शादी कर लेता है जिससे लाना सिंह शादी करना चाहते थे, और उससे शादी करता है ये सूबेदार जी। तो उसका एक बेटा होता है जिसका नाम होता बोधा सिंह, है ना। वो दोनों बोधा सिंह भी सैनिक में शामिल होते हैं, और हजारा सिंह भी सूबेदार बनते हैं, सैनिक में शामिल होते हैं, और लाना सिंह भी उस सैनिक का एक सैनिक होता है, ठीक है। तो सरकार ने सूबेदार को जो जमीन दी थी, मतलब बैठने के लिए सरकार सैनिकों को जमीन दी थी, वो कहां दी थी? वो लायलपुर में दिया था। और लायलपुर उस समय कहां था? लायलपुर पाकिस्तान में। अभी वर्तमान में देश का बंटवारा के बाद ये वाला जो एरिया है वो पाकिस्तान के पास चला गया। तो सरकार ने सूबेदार को जो जमीन दी थी बैठने के लिए वो कहां दी थी? लायलपुर पाकिस्तान में। इतना आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल है हमारे स्क्रीन पर पूछा गया है, अगला है कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका कौन गया था? ये सारा प्रश्न आप लोगों को पता है, एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं सभी प्रश्न आप लोगों को पढ़ाया हूं। तो आप लोग जो है एक भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे, इतना तो हम उम्मीद कर सकते हैं आप लोगों से, ठीक है। एक भी प्रश्न गलत नहीं कीजिएगा। अब ये जो है शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका कौन गए थे, तो ये चीज आपको पता होगा, ये चीज आपको पता होगा अच्छी तरह से कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका कौन गए थे। तो संपूर्ण क्रांति का लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। तो संपूर्ण क्रांति के लेखक जयप्रकाश नारायण ही शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका गए थे। और उनको क्या कहा था? अमेरिका का दलाल कहा गया था। क्योंकि अमेरिका का दलाल इसलिए कहा गया था क्योंकि वो जाकर के जो है अंग्रेज, यानी कहीं ना कहीं यहाँ भारत में रह करके कहीं ना कहीं वो कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं उनका खिलाफ कर रहे थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे थे, इसलिए उनको क्या कहा गया? अमेरिका का दलाल कहा गया था। जॉन निक्सन को दे दो तार, मतलब जॉन निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार, है ना। ऐसे कुछ नारा दिया गया था। जब ये पढ़ने के लिए गए थे अमेरिका, तो अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति बने हुए थे जॉन निक्सन, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा, अमेरिका वो पढ़ने के लिए गए थे। नेक्स्ट सवाल है, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से जानती है? यह सवाल काफी ज्यादा लाजवाब है कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद रखी है, किस नाम से जानती है। तो भाई साहब, लोग का मतलब होता है लोग का मतलब क्या होता है? लोग यानी पीपुल। लोग का मतलब क्या होता है? लोग यानी पीपुल होता है, ठीक है, पीपुल, है ना। जैसे हम लोग क्या आते हैं, आम जनता को क्या कहा जाता है? लोग कहा जाता है, ठीक है। तो लोक नायक, नायक का मतलब होता है हीरो, है ना। नायक का मतलब होता है हीरो। तो लोक नायक मतलब लोगों का पीपुल, यानी जनता का हीरो, आम पब्लिक का हीरो। तो याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता जो है जन नायक, समाज नायक, फिल्मी नायक नहीं, उनको लोक नायक के नाम से पुकारती थी। क्या कहते थे? उनको नाम नहीं कहते थे, डायरेक्ट उनको क्या कहते थे? लोक नायक, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद रखती है, याद करती है? तो लोक नायक के नाम से याद करती है। ये पार्टी का भी स्थापना करते हैं, लेकिन पार्टी सक्सेस नहीं होती, और जब इनके खिलाफ वारंट जारी होता है तो ये फिर नेपाल भाग जाते हैं, ठीक है। अंग्रेज इनके खिलाफ जो है वारंट जारी करते हैं, तो ये अपने केस के कारण ये नेपाल में चले जाते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, अगला सवाल पूछा गया है कि संपूर्ण क्रांति का भाषण किसके द्वारा दिया गया? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया। अब यहां देखिएगा, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए
किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया था? तो जयप्रकाश नारायण को ही लेख लिखने के लिए हिंदी के क्षेत्र में इनको दिया गया था, पुरस्कार दिया गया था। अब ये सवाल अगला देखिएगा कि जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देनी चाहिए। मतलब जब देश का मतलब कहीं ना कहीं देश के बारे में कहीं ना कहीं फिक्सेशन हो रहा है, देश के बारे में कहीं ना कहीं चर्चा हो रही है, तो व्यक्तियों को अपने बारे में पूरा तरह से भुला देनी चाहिए। ये चीज आप लोगों को अच्छा तरह से याद रखना है, ठीक है। अब यहां जो है, हाँ, तो जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों को अपने बारे में भुला देनी चाहिए पूर्णतः। तो ये सवाल आपको पूछा गया है, तो ये किस पाठ से उन्नतित है? तो ये बात कौन कहते हैं? ये बात कहते हैं सरदार भगत सिंह कहते हैं। इस बात को कौन कह रहे थे? सरदार भगत सिंह इस बात को कह रहे थे। और सरदार भगत सिंह के लेखक हैं, किसके लेखक हैं? एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? सरदार भगत सिंह है ना। एक लेख और एक पत्र के लेखक सरदार भगत सिंह है। उन्हीं के द्वारा यह बात बताया गया था कि भाई जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, पहले देश के बारे में सोचना चाहिए। अब देखिएगा, रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी? यह सवाल आपको पूछा गया है। रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से इसलिए धो रहे थे क्योंकि उनके दूर के भाई अगे जो आए थे मेहमान बन करके, उनके दूर के भाई, क्या नाम हो जाएगा? अगे जी, है ना। अगे जी आए थे मेहमान बन करके। तो क्या करने के लिए आए थे? मेहमानी करने, अपने बहन से मिलने के लिए आए थे। 18 मील दूर पैदल चल के आए थे, तो दही जमाने के लिए, ठीक है, दही जमाने के लिए वो जो है मिट्टी के बर्तन को गर्म पानी से धो रही थी मालती, ठीक है। मालती कौन है? दूर के रिश्तेदार के भाई हैं, है ना। मालती के अगे जी कौन है? अगे जी और मालती कौन है? तो दोनों के बीच जो रिश्ता है वो किसका है? दूर के रिश्तेदार के भाई है। इतना आप लोग याद रखिएगा। चलिएगा, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर है भाई। रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? तो मालती के दूर के रिश्तेदार के भाई अगे जी खुद वो दूर के रिश्तेदार के भाई बन के आते हैं। अब देखिएगा, भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरतापूर्ण कार्य मानते हैं? देखिएगा, भगत सिंह की बात करें तो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं भगत सिंह। अब भगत सिंह की बात करें तो इनके द्वारा लिखा गया एक लेख और एक पत्र। तो याद रखिएगा, जब एक लेख वो किसके नाम लिखते हैं? विद्यार्थियों के नाम। और वो पत्र किसके नाम लिखते हैं? अपना दोस्त सुखदेव के नाम लिखते हैं। तो उस पत्र वो, क्योंकि वो उसका दोस्त जेल में होते हैं उस समय, ठीक है, अंग्रेज उनको जेल में पैक कर देते हैं। अंग्रेज उसको किस में पैक कर देते हैं भाई? जेल में पैक कर देते हैं, ठीक है। जब जेल में पैक कर देते हैं तो अपने दोस्तों को मोटिवेट करने के लिए भगत सिंह उस पत्र में लिखते हैं, सुखदेव को कहते हैं, देखिए दोस्त, अंग्रेज जो है आपको दोस्त जेल में पैक किया है, लेकिन दिमाग में कभी भी आत्महत्या के बारे में नहीं सोचना, ठीक है। तो अपने दोस्तों को कहते हैं कि भगत सिंह अपने दोस्तों को समझा रहे हैं कि आत्महत्या करना क्या है? घृणित और कायरता वाला काम है, डरपोक वाला काम है, समझ गए। तो आत्महत्या करना क्या है? भगत सिंह के अनुसार कायरता वाला काम है। दिनकर जी का जन्म कहां हुआ था? अब दिनकर जी कौन है? पूरा इनका तो नाम आप जानते हैं, है ना। साहब देखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर, इनका पूरा नाम आपको पूछा गया है, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर की अगर बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर जो है इनके पूरा नाम है। तो दिनकर जी की जन्म कहां हुआ था? तो बेगूसराय सिमरिया में, ठीक है, बेगूसराय में, बिहार का एक जिला है बेगूसराय, बिहार का एक जिला है बेगूसराय, बिहार का, और बिहार के सिमरिया में इनका जन्म होता है दिनकर जी का, ठीक है। और वो बिहार का जो एक परमंडल है, बहुत फेमस है, भागलपुर, ठीक है। तो भागलपुर जो है डिस्ट्रिक्ट, वहां एक कॉलेज होते हैं, वहां के उपकुलपति भी रह चुके हैं भागलपुर यूनिवर्सिटी के वो, ठीक है। सवाल अगला है, ध्यान से देखिएगा, किसने कहा था अभी न जाने कितने मिलों इस देश की जनता को जाना है? देखिए, इस टेस्ट में आप लोगों को 80 से प्लस लाना है, क्योंकि सारे प्रश्न आपको हम पढ़ा दिए हैं। एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपको हम नहीं पढ़ाए हैं, लगभग सारा प्रश्न आप लोगों को पता है। इसलिए इस प्रश्न में इस टेस्ट में जितना भी प्रश्न है, सारे प्रश्न को हल करना है और 80% प्लस आपको नंबर लेके आना है। 80 क्वेश्चन कम से कम सही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि चुन चुन करके लाए हैं और ये सब पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, किसने कहा था अभी न जाने कितनों मिलों इस देश की जनता को जाना है? तो यह बात हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। और क्योंकि उस समय देश में भ्रष्टाचार काफी चरम सीमा पर था देश में भ्रष्टाचार काफी चरम सीमा पर था, तो वो गेस कर लिए थे कि भले ही अंग्रेज तो जा रहा है यहाँ से, अंग्रेज से देश को आजादी मिल रही है, लेकिन यह भ्रष्टाचार से गरीब लोगों को जल्दी आजादी नहीं मिलेगी, है ना। इसलिए ये बात बोले थे कि अभी न जाने इस देश को अपने भ्रष्टाचार की सत्ता से, भ्रष्टाचार वाला सिस्टम से आजाद पाने के लिए और कितना मेहनत करना पड़ेगा। और अभी भी भ्रष्टाचार है, चाहे कोई भी सरकार चुन करके आए तो भ्रष्टाचार नहीं करता है क्या? बिहार में 71,000 करोड़ रुपया गायब कर दिया अभी वर्तमान सरकार
अभी जिसकी भी सरकार है, बिहार में 71,000 करोड़ रुपया गायब किया है ना। अब जब लालू की सरकार थी उस समय चारा घोटाला हुआ था, अब जब नीतीश और बीजेपी की सरकार है तो इस समय 71,000 करोड़ रुपया गायब हो गया। तो भाई किसको वोट दीजिएगा, है ना? जो सरकार में आ रहा है वही घोटाला कर रहा है, किसको आप सपोर्ट कीजिएगा? ना हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सब के सब वही है, सत्ता में आने के बाद सब लालची हो जाते हैं, सत्ता में आने के बाद जो है सब लालची हो जाते हैं। तो यही सब बात जो है कहा गया था। अब यहां देखिएगा कि भगत सिंह के चाचा का नाम क्या हो जाएगा, तो भगत सिंह के चाचा का नाम था अजीत सिंह, है ना। भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? अजीत सिंह। वही भगत सिंह जिसके द्वारा एक लेख और एक पत्र लिखा गया, तो उनके चाचा का नाम हो जाएगा अजीत सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर है कि शहीद भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? देखिएगा 8 अप्रैल 1931 को, शायद 8 अप्रैल 1930 या 31 को उन्होंने क्या किया था? असेंबली में यानी संसद भवन में, असेंबली यानी संसद भवन में क्या किए थे? उन्होंने बम फेंक दिए थे, ठीक है, अपने एक दोस्त के साथ। उनका दोस्त का नाम था बीके दत्त, अपना एक दोस्त बीके दत्त यानी बटू केशवर दत्त। क्या नाम हो जाएगा? बटू केशवर दत्त, बटू केशवर दत्त के साथ मिल करके उन्होंने असेंबली में बम फेंक दिए थे, जिसके कारण अंग्रेज इनको गिरफ्तार कर लिए थे। जिसके कारण क्या किए थे? अंग्रेज इसको गिरफ्तार कर लिए थे। गिरफ्तार करके अंग्रेज ने इन्होंने 23 मार्च 1931 को, कब? 23 मार्च 1931 को 3 आदमी को फांसी दिया जाता है भारत देश में, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु, 3 आदमी को फांसी दिया जाता है। तो याद रखिएगा 1931 का जो दिन है ना, 23 मार्च 1931 का जो दिन था, भारतीयों के लिए काफी ज्यादा दुख भरी दिन था, इसलिए उसी दिन से हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। तो याद रखिएगा 1931 को शहीद भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे स्क्रीन पर, रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? यानी रामधारी सिंह दिनकर, वही जो हमारे लेखक है, अर्धनारीश्वर के लेखक है। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है भाई? रामधारी सिंह दिनकर। तो अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था, यानी उसका देहांत कब हुआ था? यह सवाल आपको पूछा गया है। तो इनका देहांत जो होता है 24 अप्रैल 1974 को, 24 अप्रैल 1974 को इनका देहांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी लॉक हो जाता है, ठीक है। 24 अप्रैल 1974 को इनका देहांत हो गया था आपके रामधारी सिंह दिनकर का। नर और नारी के काम क्या है? ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, ठीक है। इसका आंसर आप लोग दीजिएगा 26 नंबर प्रश्न में, नर और नारी के क्या काम है, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। अब यहां जो सवाल पूछा गया है कि नर और नारी, लेट क्यों जो फुल, ठीक। अब यहां जो सवाल पूछा गया है कि नर और नारी का क्या है, यह सवाल कहां से आया है, यह चीज बताइए तो आप लोग। सबसे पहला आप लोगों से हम विनती यह करना चाहेंगे कि भाई हम जो है ना ऐप में आपकी फ्री में टेस्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, तो ऐप को जो भी स्टूडेंट डाउनलोड नहीं किए हैं तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये नंबर रखिए 9263024692, इस नंबर पे कॉल या मैसेज करोगे, व्हाट्सएप में मैसेज करोगे, ऐप का लिंक, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल का लिंक चल जाएगा, उसमें ज्वाइन हो जाना, ठीक है, क्योंकि सारा नोटिफिकेशन समय पे मिलेगा। तो अर्धनारीश्वर के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, उसी में वो बताए हैं कि नर और नारी का काम क्या है। नर यानी पुरुष, नर का मतलब क्या हुआ? मेल यानी पुरुष। पुरुष का काम है कुदाल चलाने वाला बलशाली किसान, यानी किसानी वाला काम करना। और नारी का काम है अछोरना पछोरना, यानी पुरुष जब किसान बनके वहां से अनाज लेके आएगा तो घर में अछोरने पछोरने का काम किसका होगा? नारी का होगा। ये बात किसके द्वारा बताया गया? नारी के द्वारा, यानी किसके द्वारा? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा बताया गया। ऑप्शन नंबर बी 64 प्रश्न बन रहे भाई साहब, कम से कम 80% पोल आना चाहिए सही प्रश्न में, ठीक है। अब लहना सिंह जब उस लड़की से मिला था तो लड़की की उम्र क्या थी भाई? तो लहना सिंह जब उस लड़की से मिला था तो लड़की की उम्र मात्र कितना था? 8 साल का था, ठीक है। लड़की मात्र कितना की थी? 8 साल की थी। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, VBI इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि उसने कहा था कहानी जो हम लोग पढ़े हैं वो कितने भागों में बटी हुई है, ये सवाल आपको पूछा गया। भाई जब आप पढ़िएगा ना पैराग्राफ, जब हम पढ़ाए थे एक्सप्लेनेशन वाला, तो आपको पता होगा पाग 2 3 4 5 यहां रखी हुई नहीं है, नहीं तो दिखा देते, है ना, कहां जो है इधर, हाँ चलिए। तो टोटल कितने भाग में बटी हुई है? 5 भाग में बटी हुई है। तो उसने कहा था कहानी आपका 5 अलग अलग भाग में बटी हुई है, 5 अलग अलग सीन वहां क्रिएट होता है आपके। उसने कहा था कहानी, तो याद रखिएगा उसने कहा था कहानी कितने भाग में बटी हुई है? तो 5 भाग में बटी हुई है, इतना आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट है जयप्रकाश नारायण। देखिए बाबू, जितने भी लेखक हैं उनके परिचय आप लोगों को याद रखना है, उनके सारे परिचय को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब ये जो सवाल है
कि उसने कहा था संपूर्ण क्रांति, आपको पता होगा संपूर्ण क्रांति के लेखक जयप्रकाश नारायण हैं और उनके पत्नी का नाम है प्रभावती देवी और उनके पिता का नाम है हर्षुदयाल। उनके पिता का नाम क्या हो जाएगा? हर्षुदयाल उनके पिता का नाम है। नेक्स्ट सवाल है, हिंदी प्रदीप कितने वर्षों तक प्रकाशित हुआ? तो 33 साल तक। हिंदी प्रदीप क्या है? एक प्रकार का मैगजीन था और 1931 में यह छपना स्टार्ट हुआ था और यह 33 साल तक छपा था हिंदी प्रदीप, और यह 33 साल तक अपने कार्य पर छपते रहा था। 30 नंबर क्वेश्चन का आप लोग बिल्कुल सही आंसर दिए। जायसी का निधन कब हुआ था? यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह आपका चैप्टर नंबर 1 से है, काव्यखंड का चैप्टर नंबर 1। काव्यखंड का चैप्टर नंबर 1 से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग देखिएगा, ठीक है। आप लोग जो आंकड़ा है इसको आप लोग पूरा कीजिए कम से कम। जो भी नए बच्चे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तभी अगला क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। तो चैनल को जो भी बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अब बाबू देखिएगा कि यहां आपको पता है इनका पूरा नाम क्या है? नाम देख लो, मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी, मोहम्मद जायसी इनका नाम हो जाएगा। और मलिक मोहम्मद जायसी का जो निधन होता है 1548 को होता है, 1492 इनका जन्म होता है, 1548 को निधन होता है। एक आंख और एक कान इनका नहीं होता, एक आंख और एक कान इनका नहीं होता, एक कान इसका नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनको क्या हुआ था? चेचक का बीमारी हो गया था। चेचक का बीमारी के कारण इनका चेहरा काला यानी कुरूप दिखता है, इसलिए वो अपने एक आंख की तुलना दर्पण से करते हैं। जिस तरह से दर्पण स्वच्छ दिखाती है सारी चीज हूबहू, उसी तरह से उसे एक आंख उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कभी भी ईश्वर के ऊपर दोष नहीं दिया है, इतना ये सब चीज सीखना चाहिए। ये कहते हैं कि अरे भाई समुद्र, तारीफ तो समुद्र की भी होती है, तारीफ इतने बड़ी समुद्र की होती है, लेकिन उसका एक गिलास पानी नहीं पी सकते हो, है ना। तो जायसी का निधन होता 1548 को। ये लेखक किनके हैं? करबक के लेखक है। करबक के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। पूछेगा मलिक मोहम्मद जायसी को कौन सी बीमारी हुई थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी को चेचक की बीमारी हुई थी। मलिक मोहम्मद जायसी अपने एक आंख की तुलना किससे करते हैं? दर्पण से करते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी का चेहरा कुरूप क्यों दिखता है? क्योंकि चेचक के कारण उनका एक आंख और एक कान काम नहीं करता है। मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि हैं? तो वो प्रेम मार्गी कवि हैं, है ना, प्रेम के रास्ते पर चलने वाला प्रेम मार्गी कवि है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो राइट आंसर आप लोगों का दीजिएगा, उसका निधन 1548 को। सवाल अगला है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? ये तो सवाल हम आपको पूछ ही दिए कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम आपको पूछा गया है, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम हो जाएगा प्रभावती देवी और इनका पिता का नाम है हर्षुदयाल। ये तो हम बताए अभी, हर्षुदयाल इनके पिता का नाम है, हर्षुदयाल, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। जयप्रकाश नारायण काफी ज्यादा फेमस है इस पार्ट में हम लोगों का, है ना। चलो अगला सवाल है, क्या पूछा है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? देखिएगा, बातचीत की अगर बात करें तो पहला चैप्टर का नाम है हम लोगों का बातचीत। और बातचीत क्या है? ये निबंध है, नाटक है, कहानी है, ये एक प्रकार का निबंध है। बातचीत क्या है भाई? एक प्रकार का निबंध है। और बातचीत निबंध के लेखक हैं आपके बालकृष्ण भट्ट, और बालकृष्ण भट्ट बातचीत करने के तरीके को इसमें बताए हैं, है ना। यानी बातचीत करने का जो शैली है, तरीका है, जो नियम है, जो मैनेटरी है, उसको बताने का इन्होंने प्रयास किया है कि भाई बातचीत जो होता है वो खुद से बातचीत करना बेस्ट होता है, आत्मीयता से बातचीत करना उन्होंने बेस्ट माना है। तो बातचीत की शैली को उन्होंने बताने का प्रयास किया है। नेक्स्ट सवाल है कि शहीद भगत सिंह को फांसी कब दी गई? 1931 को दी गई थी। अब देखो, पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया, पर नारी को उसने क्या बना दिया? अब ये एक चीज पता होगा कि दिनकर जी के द्वारा एक बात यहां कहा जाता है कि भाई साहब आपने स्त्री को क्या बनाया? स्त्री को आपने घर में क्या बना दिया? सिमट दिया। अब स्त्री को घर से बाहर मार्केट जाने की इजाजत नहीं है, मार्केट जाने का परमिशन नहीं है, तो उनको क्या कर दिया? अपने घर में उनको पुतला बना दिए और बाहर का काम सारा पुरुष पर है। तो पुरुष को उन्होंने क्या बना दिया? वृक्ष बना दिया, और नारी को उस वृक्ष में झूलती हुई बाहों की बाजा यानी झूलती हुई लता बना दिया है। जैसे कि आप लोग देखे हैं, जो पेड़ होता है ना, जो पीपल का पेड़ होता है, तो उसमें लताएं लटकती है। तो पेड़ जो है वो पुरुष है और लताएं वो लताएं स्त्री है। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि पेड़ के बिना लता का कोई वजूद नहीं है। मतलब पेड़ है जब तक तब लता है, अगर पेड़ खत्म तो लता खत्म। मतलब इसका कहने का क्या हुआ अर्थ है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई वजूद नहीं है ना। यही कहने का वजूद है, समझ गए। चलो अगला सवाल है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? ये सवाल आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। अब 36 नंबर प्रश्न थोड़ा इंपोर्टेंट है, आप लोगों को हम पोल देखते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब होता है। 36 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आप लोगों को दिया गया है,
ठीक है। 36 नंबर प्रश्न किसी का भी आप लोगों का सही होना चाहिए, ज्यादा इसमें गलत करने का चांस आप लोगों का नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई मैं आपको पहले ही बोल दिया हूं कि वही प्रश्न लेकर के आए जो आपके एग्जाम में आएगा। तो यहां अगर देखिएगा तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब होता है? 23 सितंबर 1908 को, 23 सितंबर 1908 को रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है। अब चलिएगा अगला सवाल है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप किसका है? तो अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है, यह सवाल का आंसर आप लोग दीजिएगा कि अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है। ठीक है, एक एक प्रश्न का आंसर आप लोग दीजिएगा। तो अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है शिव और पार्वती का, है ना, शिव और पार्वती। देखिएगा इसका आधा रूप जो होगा भगवान शिव का होगा और आधा रूप मां पार्वती का होगा। ठीक है, तो ये शिव और पार्वती के आधे रूप, ये जो इंसान बना है ना, ये आधा आधा इधर शिव होंगे, इधर शिव होंगे, इधर पार्वती होंगे। ठीक है, तो इंसान के आधा रूप शिव और आधा रूप पार्वती का, इसी को हम लोग कहना के अर्धनारीश्वर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट सवाल है आगे स्क्रीन पर कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है? तो युद्ध और शांति की आपको पता होगा, हिस्ट्री में भी आप लोग पढ़े हैं कि भाई साहब कौरव और पांडव के बीच जो लड़ाई चली थी, कौरव वर्सेस पांडव में क्या हुआ था? कौन सा लड़ाई? महाभारत युद्ध चला था, है ना। महाभारत का युद्ध कहां चला था? कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र मैदान में यानी फील्ड में। और वो कुरुक्षेत्र का मैदान अभी कहां है? वो कुरुक्षेत्र का मैदान अभी हरियाणा स्टेट के अंदर, हरियाणा राज्य के अंतर्गत आता है। तो युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति जो है वो हो जाएगा कुरुक्षेत्र, समझ गए। और याद रखना ये हरियाणा में जो कौरव और पांडव के बीच जो लड़ाई होती है वो पांडव जीत जाते हैं, समझ गए। तो इतना याद रखिएगा, कुरुक्षेत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक मतलब काव्य कीर्ति है, समझ गए। अब देखोगे गांधारी की मां है, गांधारी किसकी मां थी? तो ये दुर्योधन की मां थी, है ना। दुर्योधन की मां का नाम क्या है? गांधारी। और ये समझाने का भी प्रयास किए थे गांधारी की युद्ध नहीं करना है, फिर भी अपनी मां की बात नहीं मानते हैं और जो पांडव जो कौरव वो युद्ध हार जाते हैं, समझ गए। अगला देखिएगा अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब होता है? 24 अप्रैल 1974 को। दिनकर की कविता कौन सा गुण नहीं है? तो दिनकर की कविता का मृष्ण गुण नहीं है। देखिए ये गुण के बारे में अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब हिंदी व्याकरण में रस पढ़िएगा तब समझ में आएगा। फिलहाल आपको यही सिर्फ याद रखना है कि यह मृष्णता गुण नहीं पाया जाता, बाकी तीनों गुण ओज गुण, पौरुष गुण, यह सब चीज पाया जाता है। दिनकर किस युग के कवि हैं? तो छायावादोत्तर युग के कवि हैं। नेक्स्ट सवाल है दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था? एक आपका 44 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि दिनकर को कौन सा पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अगर गलत होता है तो एक से दो बार देखोगे ना तो ऐसे याद हो जाता है। ठीक है, जैसे फोटो वगैरह देखते हो वैसे कर देखोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां देखिएगा कि दिनकर जी के द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार जो है ये दिनकर को मिला था, इतना याद रखना है। ये पुरस्कार उनको दिया गया था। ये सवाल आपका इंपॉर्टेंट है, जिस पुरुष में नारित्व तो नहीं है वो कैसा है? ये आप दिमाग लगाने वाली चीज है। अब रामधारी सिंह दिनकर क्या कहते हैं कि जो पुरुष घर के काम में स्त्री का काम नहीं करना जानती है, मान चलिए ये रामधारी सिंह दिनकर का बहुत बड़ा लाइन है ये। वो कहते हैं कि जिस पुरुष में जिस मर्द में नारी का गुण नहीं है वो क्या है? अपूर्ण है, अधूरा है। वो रामधारी सिंह दिनकर इस बात को कहते हैं कि हर पुरुष को नारी का काम सीखना चाहिए, जैसे खाना बनाना, उसके बाद झाड़ू लगाना, ये सब घर में अभी नारियां कर रही है, महिलाएं कर रही है ना, तो ये काम पुरुष को सीखना चाहिए। अगर ये पुरुष नहीं सीखता है तो वो अपूर्ण है, वो कभी पूरा नहीं है। ठीक है, और वो जीवन में जल्दी कुछ काम अगर पड़ेगा तो वो फिर पछताएगा। ठीक है, तो जिस पुरुष में नारीत्व का गुण नहीं है वो कैसा है? अपूर्ण यानी अधूरा है। ठीक है, और जिस नारी में पुरुष का गुण नहीं है तो वो भी क्या है? अधूरी है, वो भी क्या है? अपूर्ण है, समझ गए। तो इसलिए ये बात रामधारी सिंह दिनकर इस बॉर्डर को तोड़ने की कोशिश की है कि भाई काम को आपने क्यों बांट दिया? घर के काम को स्त्री और बाहर का काम को पुरुष, ये काम को नहीं बांटना चाहिए। ये काम को पहले तो नहीं बांटा गया था, जब आदि मानव थे, जंगल में रहते थे तो सब लोग एक साथ शिकार करते थे, सब लोग एक साथ खेती करते थे, ये तो पहले नहीं हुआ था, लेकिन अभी हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा जिस नारी में पुरुष नहीं है वो अपूर्ण है और जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है वो अपूर्ण है। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजते हैं? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि लहना सिंह, वही याद कीजिएगा, लहना सिंह जब पता चलता है कि नकली लेफ्टिनेंट साहब बन के आया है ना, जब पता चलता है लहना सिंह को कि नकली लेफ्टिनेंट साहब बन के आया है, कौन नकली लेफ्टिनेंट साहब जो बन के आया है सूबेदार जी के पास, जर्मन की तरफ से नकली लेफ्टिनेंट बन के आया है, तब वो सूबेदार जी को यानी हजारा सिंह को बुलाने के लिए किसको भेजते हैं? वजीरा सिंह को भेजते हैं। बुलाने के लिए किसको भेजते हैं? वजीरा सिंह को भेजते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए लॉक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, समझ गए। नेक्स्ट सवाल है कि सिख राइफल्स के जमादार लाना सिंह का नंबर कितना था? जैसे कि आप सैनिक में भर्ती होंगे ना तो आपको जो राइफल दिया जाएगा, जो गन दिया जाएगा, उसका लाइसेंस होता है, तो उसका नंबरिंग होता है। तो लाना सिंह जो मतलब फौजी में भर्ती थे तो उनके राइफल्स का नंबर था 77।
उनके राइफल का नंबर कितना था? 77 नंबर था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे। बातचीत के माध्यम से बातचीत की शैली को बताने की कोशिश किए हैं। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया? देखिएगा, अब ये उसने कहा था कहानी जिसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, है ना। जिनके लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी इनके लेखक हो जाएंगे। अब ये जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी इनके लेखक हैं, तो उन्होंने तांगे वालों की तारीफ की है। तांगा मतलब जो घोड़ा लेकर के चलते हैं, मतलब घोड़ा गाड़ी जिसमें एक इंसान बैठ के जाता है, आप लोग चढ़े होंगे घोड़ा गाड़ी में, ठीक है, तो उसको कहते हैं तांगा। तो वह सभी जगह के तांगे वालों की तारीफ नहीं करते, वो अमृतसर के तांगे वालों की तारीफ करते हैं, क्योंकि वो मीठी बोली बोलते हैं। कभी भी कोई सामने आएगा उसको कोई मिर्ची वाली बोली नहीं बोलते, तो उसकी तारीफ करते हुए बोलते हैं कि वहां के तांगे वाले बहुत अच्छे हैं। तो याद रखिएगा, उसने कहा था कहानी में किस शहर का? तो अमृतसर का चित्रण किया जाता है। और यही अमृतसर शहर है जहां लहना सिंह एक लड़की से कभी दूध की दुकान में, कभी सब्जी की दुकान में आगे मिल जाते हैं, और वहां से कहानी स्टार्ट होती है। ठीक है, सवाल अगला है कि भगत सिंह के माता पिता का नाम क्या था? जैसे कि हम लोगों को पता है कि भगत सिंह के द्वारा लिखा क्या गया, एक लेख और एक पत्र। भगत सिंह के द्वारा क्या लिखा गया है? एक लेख और एक पत्र भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। तो ये जो सवाल है आपका इंपोर्टेंट है, कह रहा है तो भगत सिंह के माँ और पिता का नाम क्या है? तो भगत सिंह के माँ का नाम है विद्यावती, उनके माँ का नाम है विद्यावती और पिता का नाम है सरदार किशन सिंह। तो माँ का नाम है विद्यावती और पिता का नाम क्या हो जाएगा? सरदार किशन सिंह। ऑप्शन नंबर हमारा डी लॉक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सवाल अगला है, किसने कहा जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्ण भुला देनी चाहिए? बात सही है। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो आप क्या कीजिएगा? आप बेरोजगारी के बारे में बोलिएगा, है ना। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, जब मतलब पाकिस्तानी टेररिज्म पर अटैक किए जा रहे थे इंडियन आर्मी के द्वारा, तो उस समय आप देश की रक्षा के बारे में बोलिएगा कि देश में भ्रष्टाचार के बारे में बोलिएगा? बताइए तो। जब देश में आपका अटैक हो रहा है, कोई बाहरी कंट्री, बाहरी मुल्क आपके देश पर हमला कर रहा है और आप सरकार से सवाल कर रहे हैं कि देश में भ्रष्टाचार है, देश में बेरोजगारी है, उस पर सवाल कीजिएगा, न कि वहां कंधे से कंधे मिलाकर आपको खड़े रहना पड़ेगा। वही बात यहां कह रहे हैं, कौन? भगत सिंह कह रहे हैं कि जब देश पर कोई मुसीबत आए, जब देश पर कोई बाहरी आक्रमण आए, जब देश पर मुसीबत आए, तब व्यक्तियों के निर्णय को छोड़ो। व्यक्ति का क्या प्रॉब्लम है, देश में आम जनता का क्या प्रॉब्लम है, उसको छोड़ो। पहले क्या करो, सभी व्यक्तियों के भाग्य को भुला दो और देश की जनता को एकजुट करके उस समस्या का समाधान करो जो देश को, अखंडता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात कौन कहते हैं? भगत सिंह कहते हैं। बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट सवाल की अगर बात करते हैं, देखिएगा कि भगत सिंह का जन्म कहां हुआ था? तो लायलपुर पाकिस्तान में इनका जन्म होता है, भगत सिंह का जन्म होता है। जयप्रकाश नारायण को किस देश का दलाल कहा गया था? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, जयप्रकाश नारायण वो बेचारे तो पढ़ने के लिए गए थे ना। अब जयप्रकाश नारायण की अगर बात करें तो वो पढ़ने के लिए गए थे नॉर्मली। ठीक है, एक सेकंड, तो आप लोग सेशन को लाइक कर दो भाई। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं सेशन को लाइक कर दो। लगभग जो है 400 बच्चे लाइव हैं, लेकिन आप लोग लाइक जो है नहीं मिला है उतना। ठीक है, तो आप लोग लाइक वगैरह कर दो भाई। ठीक है, सेशन को आप लोग लाइक कर दो। कितने लाइक है? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, कम से कम 300 लाइक पहुंचा दो जम करके। ठीक है, अब देखते हैं जयप्रकाश नारायण को किस देश का दलाल कहा गया था? अमेरिका का दलाल कहा गया था, क्योंकि वो अमेरिका पढ़ने के लिए गए थे। और वो अमेरिका में कैसे पढ़ते थे? होटल में काम करके, किसी के यहाँ काम करके, किसी के यहाँ बर्तन धो करके, होटल में काम करके, इधर उधर का थोड़ा बहुत काम करके पैसा बचता था और उसी से वो पढ़ाई करते थे। कौन? जयप्रकाश नारायण। और वो पढ़ के आए थे अमेरिका से। उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति बना हुआ था जॉन निक्सन। तो जॉन निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार, ये कहीं ना कहीं नारा दिया गया था। ठीक है, तो जयप्रकाश को किसका मतलब अमेरिका का दलाल कहा गया था। अब देखिएगा, दूसरा सप्तक का प्रकाशन 1951 में होता है। इतना याद रखना है कि भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? उनके मित्र का नाम बताइए तो। उनके मित्र का नाम है बटू केशवर दत्त, है ना। जिस मित्र के साथ वो बम फेंके थे केंद्रीय असेंबली में, बटू केशवर दत्त, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? बीके दत्त कहते हैं। ठीक है, अब इस चीज के बारे में हम 8 क्लास में ही पढ़ चुके थे, 8 क्लास में। ठीक है, 8 क्लास का लैंग्वेज पेपर हम उसको पढ़ चुके थे। ठीक है, तो बटू केशवर दत्त के साथ मिलकर के भगत सिंह क्या करते हैं? बम फेंकते हैं। कब? 8 अप्रैल 1929 को। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने का काम करते हैं। इतना याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी लोग हो जाएंगे। और इसी के जुर्म में 1931 में सरदार भगत सिंह को, माना सुखदेव को, और साथ ही साथ सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया जाता। 3 लोगों को 1931 में 23 मार्च 1931 को फांसी दिया जाता है। ठीक है, सवाल अगला है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है शिव और पार्वती का। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। संपूर्ण क्रांति का भाषण जयप्रकाश नारायण के द्वारा पटना के गांधी मैदान में दिया गया था। पटना के गांधी मैदान में उनके द्वारा ये भाषण दिया गया था। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? ये सवाल आपका इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, अमृतसर में आप याद रखिएगा कि वो लड़की जो है अमृतसर में थी, है ना। तो अमृतसर में
दोनों रहती थी, चाहे वो लड़की भी रहती थी जिनका 8 साल उम्र है, और अमृतसर में लाना सिंह भी रहते थे। तो अमृतसर में वो अपनी मामू के यहाँ रहते थे। अमृतसर में किसके यहाँ? अपने मामू के यहाँ रहते थे, इतना याद रखिएगा, ठीक है। लाना सिंह कहाँ? अमृतसर में अपना मामू के यहाँ रहते थे। सवाल अगला है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? ये आपका इंपोर्टेंट है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 से आपका प्रश्न है भैया। चलो चैप्टर नंबर 1 से आपका प्रश्न है भैया। 61 नंबर प्रश्न आप दीजिएगा आंसर, ठीक है, आंसर दीजिएगा। तो बालकृष्ण भट्ट जो बातचीत हम लोग पढ़े हैं, तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म होता है 23 जून 1844 23 जून 1844 को, 23 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट का जन्म होता है, ठीक है। अब ये वाला टारगेट आप लोग पूरा कर दो भाई, इतना ज्यादा शेयर करो, ये वाला टारगेट 450 प्लस 400 प्लस वाला टारगेट पूरा कर दो। इतने बच्चे लाइव देख रहे हैं, शेयर वगैरह करोगे तो 450 प्लस का आंकड़ा भाग सकता है। तो आप लोग शेयर वगैरह करने में इतना ज्यादा पीछे रहते हैं ना, तो आप लोग शेयर वगैरह करो यार, है ना। कम से कम 400 प्लस का टारगेट पूरा करके दिखाओ किसी दिन। चलो नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करते हैं, सवाल क्या पूछा गया देखोगे, लाना सिंह किस कहानी का पात्र है? मतलब सारा रामायण पर लिए सीता किसकी पत्नी, वही खेल हो गया ना। तो सारा रामायण पर लिए सीता किसकी पत्नी है? भाई साहब उसने कहा था कहानी में लाना सिंह का नाम को अगर निकाल लिया जाए तो उसने कहा था कहानी को आप नहीं पढ़िएगा, ठीक है। तो उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र है लाना सिंह, जो लिखे गए हैं किसके द्वारा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखे गए हैं। नेक्स्ट सवाल है कि बचपन में लाना सिंह लड़की से बार बार कौन सा सवाल पूछता था, ठीक है। बचपन में लाना सिंह लड़की से बार बार कौन सा सवाल पूछता था? ये जवाब आप लोग दीजिएगा, इसका हम पोल देखना चाहते हैं, ठीक है। और इसका हमको पता है कि ये तो सबको पता होगा, ये प्रश्न सबको पता होगा कि बचपन में लाना सिंह लड़की से क्या बार बार सवाल करता था। ये प्रश्न अगर नहीं पता तो फिर क्या रहेगा, है ना। क्या पूछता था जी? क्या पूछता था? तेरी कुर्माई हो गई, मतलब तेरी शादी हो गई, है ना। कुर्माई का मतलब होता है सगाई होना, ठीक है। सगाई होना मतलब शादी होने से पहले जो प्रक्रिया होती है उसको कहेंगे कुर्माई। तो क्या सवाल पूछते थे? तेरी कुर्माई हो गई मतलब तेरी सगाई हो गई, यही सवाल ने पूछते थे बार बार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी लोग हो जाएगा। चलिएगा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, ठीक है। 400 का टारगेट पूरा करने के लिए आप लोगों को थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिएगा भगत सिंह किसे घृणित और कायरतापूर्ण कार्य मानते हैं? अब ये देखिएगा इस बात की जिक्र वो किस में करते हैं? पत्र में करते हैं, जो वो अपने दोस्तों को लिखे थे, है ना। अपने दोस्तों को वो लिखे थे ना, एक लेख और एक पत्र। एक पत्र वो किसके नाम लिखते थे? अपना सुखदेव, अपना दोस्त फिर लिखते थे। तो ये जो है आत्महत्या को वो कायरतापूर्ण कार्य मानते हैं, ठीक है। आत्महत्या को वो कायरतापूर्ण कार्य मानते हैं, इतना याद रखिएगा। भगत सिंह घृणित और कायरतापूर्ण कार्य मानते हैं। ओ सदानीरा हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत आता है? ओ सदानीरा एक प्रकार का निबंध है भाई, इतना याद रखना, ठीक है। राजा हरिसिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? अब देखिएगा ओ सदानीरा जो पाठ है उसमें इसकी चर्चा की गई है। ओ सदानीरा का मतलब होता है जल से भरा नदी, जल से परिपूर्ण नदी को हम लोग क्या कहते हैं? ओ सदानीरा कहते हैं, ठीक है। जल से परिपूर्ण नदी को हम लोग क्या कहते हैं? ओ सदानीरा कहते हैं, ठीक है। अब ओ सदानीरा में गांधी जी के बारे में चर्चा है, ओ सदानीरा में साथ ही साथ गांधी जी के बारे में चर्चा है, ओ सदानीरा में आपका किसके बारे में चर्चा है जी? वो सदारणी में बहुत चंपारण क्षेत्र के बारे में चर्चा है, नील की खेती के बारे में चर्चा है। तो राजा हरिसिंह देव उस क्षेत्र में अक्सर जो है ना, कोई भी दुश्मन उन पर अटैक करने के लिए आता था तो वो जंगल में छुप जाते थे। कोई भी दुश्मन अटैक करने के लिए आता था तो वो जंगल में छुप जाते थे। एक बार जब गयासुद्दीन तुगलक जो दिल्ली का राजा थे वो जब अटैक करने के लिए आए तो गयासुद्दीन तुगलक से बचने के लिए राजा हरिसिंह देव किसका मुकाबला कर रहे थे? गयासुद्दीन तुगलक का। तो वो जंगल में छिप गए थे, जिसके कारण गयासुद्दीन तुगलक अपना फौज को लेकर के, अपना आर्मी को लेकर के चंपारण क्षेत्र के सारे जंगल को काट देते हैं, ठीक है। लेकिन राजा हरिसिंह देव जब जंगल साफ हो जाता है, जंगल खत्म हो जाता है, तो राजा हरिसिंह देव कहां भाग जाते हैं? नेपाल भाग जाते हैं, ठीक है। नेपाल बगल में है, ठीक है। कहां भाग जाते हैं? नेपाल भाग जाते हैं। सवाल अगला है, धांगरों को 18वीं शताब्दी में अंत में किस काम के लिए लाया गया था? 18वीं शताब्दी के अंत में किस काम के लिए लाया गया था? अब देखोगे धांगर का मतलब होता है भारे का मजदूर। अगर आप देखिएगा हिंदी में पढ़े होंगे, मैंने पढ़ाया था कि धांगर जो वर्ड है ना, इस वर्ड का अर्थ होता है भारे का मजदूर। क्या अर्थ होता है? भारे का मजदूर। और इस भारे का मजदूर को 18वीं शताब्दी में अंग्रेज छोटा नागपुर पठारवाला क्षेत्र से लेकर के आते थे चंपारण क्षेत्र में काम करवाने के लिए, नील की खेती करवाने के लिए, ठीक है। तो नील की खेती करवाने के लिए चंपारण क्षेत्र में अंग्रेज धांगरों को लेकर के आते थे। क्या करने के लिए? नील की खेती करने के लिए, इतना याद रखिएगा। तो नील की खेती करने के लिए याद रखिएगा। सवाल अगला है, धांगर शब्द का अर्थ होता है भारे का मजदूर, ठीक है। उसके बाद है सिपाही की मां के अनुसार लड़ाई कहां हो रही? तो याद रखिएगा सिपाही की मां के अनुसार लड़ाई कहां हो रही थी? बर्मा में, ठीक है। सिपाही मां के अनुसार
बिसंदी उनकी, सॉरी बिस्नी या हाँ बिसंदी, बिस्नी ही नाम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी लॉक होगा भाई। ठीक है, सवाल अगला है, जायसी के गुरु का नाम क्या है? जायसी के गुरु, अब जायसी से आप क्या समझे? जायसी से आप क्या समझे? जायसी का मतलब हुआ मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी का मतलब क्या हुआ? मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। इनके गुरु का नाम पूछा गया, जो करबक के लेखक हैं उनके गुरु का नाम है शेख मोहिदी और शेख सैयद। शेख मोहिदी और शेख सैयद उनके गुरु का नाम हो जाएंगे। शेख मोहिदी और शेख सैयद जायसी के गुरु का नाम है। ठीक है, शेख मोहिदी और शेख सैयद। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट सवाल देखिएगा, पूछा गया है कि विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? तो विद्यार्थी और राजनीति कौन लिखे? भगत सिंह लिखे हैं। अरे विद्यार्थियों, एक पत्र अपने एक लेख विद्यार्थी के नाम और एक पत्र अपने दोस्त सुखदेव के नाम, तो ये कौन लिखे हैं? ये सरदार भगत सिंह के द्वारा लिखा गया था। विद्यार्थी और राजनीति एक क्या है? निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया, पर नारी को उसने क्या बना दिया? लता बना दिया। ओ सदानीरा निबंध के निबंधकार का नाम बताइएगा। अब एक चीज तो यहां क्लियर हो गया कि ओ सदानीरा क्या है। एक चीज तो यहां क्लियर हो गया कि ओ सदानीरा क्या है। तो ओ सदानीरा एक प्रकार का निबंध है। ठीक है, एक प्रकार का निबंध है ओ सदानीरा। और ओ सदानीरा जो लिखा गया था, ये लिखा गया था जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा। किसके द्वारा? जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा ओ सदानीरा का लेखन किया गया। ठीक है, तो ओ सदानीरा जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया। बात समझ में आ गई? ऑप्शन नंबर हमारा ए लोक होगा 73 का। सवाल अगला है, भारतीय सैनिक किस देश की ओर से लड़ाई में शामिल हुआ? भारतीय सैनिक किस देश की तरफ से लड़ाई में शामिल हुए थे? जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो भारतीय नेता कभी नहीं चाह रहे थे कि भारतीय सैनिक यानी भारत वर्ल्ड वॉर में शामिल हो। लेकिन अंग्रेज भारतीय लोगों को बिना पूछे, हमारे नेताओं को बिना पूछे, अंग्रेज ये घोषणा कर देते हैं कि भारतीय सैनिक किसके तरफ से लड़ेगा? ब्रिटेन की तरफ से लड़ेगा। अंग्रेज अपने खेमा में शामिल कर लिया। किसके खिलाफ? जर्मनी के खिलाफ। और उस समय जर्मनी का लीड कर रहा था खूंखार कौन? हिटलर। उस समय जर्मनी का हिटलर लीड कर रहे थे। ठीक है, तो भारतीय सैनिक किस देश की तरफ से? इंग्लैंड की तरफ से शामिल हुआ था। किसको मार रहे थे भाई? तो जर्मनी को मार रहे थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, लेकिन भारत किसी भी हाल में इस युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते थे। लेकिन अंग्रेजों ने क्या कर दिया? अपने मन से अनाउंसमेंट कर दिया। इसलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस अकेले चुपके से जाते हैं। कहां जाते हैं? जर्मनी। और हिटलर को कहते हैं कि देखिए, हम लोगों से पीछे बुना, यानी हम लोगों से बिना पूछे, भारतीय नेताओं से बिना पूछे अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को अपने गुट में शामिल कर लिया है। हम भारतीय जर्मनी के खिलाफ नहीं है। तो हिटलर खुश हो जाते हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का टैग देते हैं। समझ गए? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा। ठीक है, सवाल अगला है कि किसके करों की मोती तारों की चमक चमकती है? ये जो है ना, ये सवाल आपका बहुत ही लाजवाब है। करों की मोती, देखिएगा, करों की मोती तारों की तरह चमकती है। तो ये तारों, अब देखिएगा, आपको पता है कि सिपाही की मां जो है, सिपाही की मां में जो पाठ है, जो जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया, तो वो उनका सिपाही का नाम है मानक, सिपाही की मां का नाम है बिस्नी, और उनकी पड़ोसन का नाम है कुंती, और मानक की बहन का नाम है मुन्नी। मानक की बहन का नाम है मुन्नी। तो बहन की एक सहेली है, उनका दोस्त है, जिनका नाम है तारो। बहन की सहेली का नाम क्या है? तारो। तो तारों की यानी किसके करों की मोती तारों की तरह चमकती है? तो तारों की मोती। ठीक है, तारों मतलब तारों का मतलब स्टार हो जाएगा, जो आसमान में चमक रही है। और तारो उसका दोस्त का भी नाम है। ठीक है, तो मुन्नी की सहेली का नाम है तारो। और मुन्नी की सहेली तारो जो बैंगल्स पहनी है, जो चूड़ी पहनी है, वो कैसे चमकती है? तारों की तरह चमकती है। समझ गए? तो याद रखना है, तो यहां कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, और वो बार बार क्या विश करते हैं कि मेरे भैया कब लेकर के आएंगे, है ना? तो उनकी मां उनको शांत करती है कि आएंगे आएंगे, जल्दी आएंगे। लेखक मालती के घर पहुंचने के लिए कितना मील दूर चलता है? पैदल चलता है। तो याद रखिएगा, लेखक का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अगेजी। याद कीजिए, आपका क्या नाम है जी? तो उनका नाम है ना, क्या भूल गए? रोज। हाँ, रोज कहानी से आपका क्वेश्चन है। तो रोज क्या है? एक प्रकार का कहानी है। रोज जो है एक प्रकार का कहानी है, और इस कहानी में यह प्रश्न आया है कि तारों की मोती किस तरह से चमक, कितना मील दूर चलता है? तो 18 मील दूर चल के आते हैं। कितना मील दूर? 18 मील दूर चल के आते हैं मालती के घर अगेजी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अगेजी इनका नाम है। क्या नाम है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अगेजी इनका नाम है। और लेखक और मालती का क्या रिश्ता है? दोनों आपस में भाई बहन है।
ठीक है। और कहीं ना कहीं बचपन के दोस्त रह चुके हैं स्कूल में, ठीक है, दोनों आपस में पढ़ रहे थे। देखिएगा, रोज कहानी में मालती को अखबार का टुकड़ा कहां से मिलता है, तो आम में लपेटे हुए। उनका पति महेश्वर जब बाजार से आम लेकर के आते हैं तो आम में लपेटे हुए अखबार का टुकड़ा मिलता है, उसी को वो पढ़ने लगती है। और उसको वो नोटिस कौन कर रहे थे, लेखक यानी अगेजी उनको नोटिस कर रहे थे। अगेजी का जन्म कब होता है, अगेजी का जन्म कब होता है, ये सवाल आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए, डेट ऑफ बर्थ जितना भी लेखक का है, तो डेट ऑफ बर्थ सब याद रखिएगा, जितने भी लेखक का डेट ऑफ बर्थ है। जय भीम सर। अच्छा, जितना भी लेखक का डेट ऑफ बर्थ है वो सारे डेट ऑफ बर्थ को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ आपका अक्सर पूछा जाता, पूछा ही जाएगा 2-3 लेखक का, ठीक है। तो यहां अगर बात करेंगे 7 मार्च 1911 को अगेजी का जन्म होता है। 7 मार्च 1911 ईस्वी को लेखक अगेजी का जन्म होता है, इतना याद रखना, ठीक है। लेखक अजय का जन्म होता है 7 मार्च 1911 को। नेक्स्ट सवाल है, जायसी ने अपनी एक आंख की तुलना किससे की है, मलिक मोहम्मद जायसी की बात कर रहे हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी का एक आंख नहीं है और एक कान नहीं है। क्यों, क्योंकि उनको चेचक की बीमारी हो गई थी। तो वो अपनी एक आंख की तुलना किससे करते, दर्पण से करते हैं। वो कहते हैं जिस तरह से दर्पण सारी चीज को स्वच्छ और साफ दिखाती है, जिस तरह से दर्पण सारी चीज को स्वच्छ और साफ दिखाती है, उसी तरह से मेरा एक आंख जो है सारी चीज साफ दिखा रही है, ठीक है। चलो अगला सवाल है, मन करिए। अगला सवाल है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, उसने कहा था कहानी के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। लाना सिंह के मामा कहाँ रहने वाले थे, तो लाना सिंह के मामा अमृतसर में रहते थे। और जो वो लड़की है सुबेदारनी जो आके जल के बनती है, उस लड़की का भी मामा कहाँ रहते थे, अमृतसर में ही रहते थे। नेक्स्ट सवाल है, मोहन राकेश की एकांकी शीर्षक का नाम है सिपाही की माँ। जगदीश चंद्र माथुर गलत बोल दिए थे उस समय, तो जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा ओ सदनारेडा लिखा गया है, और सिपाही की माँ मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया। सिपाही की माँ मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया। कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवों के आगे डाल दूंगा, तो सिपाही कहता है। सिपाही मानक को मारते मारते सपने में आता है, किसके सपने में, सिपाही जो मानक की माँ है उनके सपने में आता है, तो सिपाही के आगे डाल दूंगा, ये बात कहते हैं। सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है, तो ये आपका अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से ये आपका लिया गया है सिपाही की माँ। डोंगरों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए, तो नील की खेती के लिए लाया गया था। एक आंख की कैसी होती है, तो दर्पण जैसी होती है। एक आंख कैसी होती है, तो दर्पण जैसी होती है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। एक आंख की तुलना किससे करते हैं, तो दर्पण से करते हैं। कौन, मलिक मोहम्मद जैसी एक आंख की तुलना किससे करते हैं, दर्पण से करते हैं, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, करबक कहां से लिया गया है, तो आपका पद्मावत से लिया गया। करबक आपका पद्मावत से लिया गया, और पद्मावत कलेक्शन यानी संग्रह का नाम है, किसके संग्रह का नाम है, मलिक मोहम्मद जायसी। रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार का नाम है आपका मलिक सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य नागेजी। मालती किस कहानी का पात्र है, तो रोज कहानी का पात्र है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइएगा, तो रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसके द्वारा किया गया, तो जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा किया गया। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण कहा, चंपारण के क्षेत्र में किया गया था, किसके द्वारा, जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा किया गया था, जो उस सदारणी में इसका चर्चा है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका कौन गए थे, जयप्रकाश नारायण गए थे। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता लोक नायक के नाम से जानती है। नेक्स्ट सवाल है, जायसी ने किस भाषा में रचना की, तो ब्रज भाषा में, सॉरी अवधी भाषा में, अवधी भाषा में, क्योंकि हिंदी का जो पुराना रूप है वो अवधी रूप है, ठीक है, अवधी भाषा में। विधाता ने समुद्र को कैसा दोष दिया है, बड़ा बनाया है, गहरा बनाया है ना। ये तो उनकी तारीफ है कि समुद्र बहुत बड़ा है, समुद्र बहुत गहरा है, लेकिन एक दोष क्या है कि पानी उनका खारा है, नमक भरा पड़ा है, उसको पी नहीं सकते हम, ठीक है, ये उनका क्या है, दोष है, ठीक है। कौन सी कृति माथुर जी की है, तो यहां याद रखिएगा भोर का तरह, जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया। सूबेदार का नाम क्या है, तो सूबेदार का नाम है आपका हजारा सिंह, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, कौन सी रचना बिहार से संबंधित है, तो जगदीश चंद्र रचनाकार तो रामधारी सिंह दिनकर बिहार से। रामधारी सिंह दिनकर कहां से, बिहार से। बेगूसराय के सिमरिया जिले में इनका जन्म होता है। सूबेदारनी ने अपने पुत्र और पति की रक्षा करने के लिए किसे कहा था, तो पुत्र और पति की रक्षा करने के लिए किसको, लहना सिंह को कहा था, लहना सिंह को, ठीक है। सूबेदारनी अपने पुत्र और पति की रक्षा करने के लिए किसको कहते हैं, लहना सिंह को कहते हैं। बात समझ में आ गई, लाना सिंह को वो इस बात को कहते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या है, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज इस क्लास में हम लोग जो है 100 क्वेश्चन का लाइव टेस्ट को कवर किया। तो 100 में आपका कितना आया, मतलब कितना बटा आपका 100 हुआ, ये चीज आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कितना बटे 100 हुआ, ये चीज आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि क्लास बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और जो भी बच्चे
पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि अगला क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। तो फिर 8 बजे आप लोगों से मिलते हैं क्लास में, और अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए और अच्छी तरीके से फिर अगली क्लास आप लोग की रेडी है। तो 8 बजे जो आपका क्लास होगा वो आपका बहुत बेस्ट क्लास होगा, और 8 बजे की क्लास में आपका कहना है कि जो भी शेड्यूल लगेगा तो एक बार आके देख लीजिएगा, जो भी क्लास का शेड्यूल लगेगा 8 बजे एक बार आके देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपकी क्लास 8 बजे होगी, आपकी अगर सब्जेक्ट है तो आप देखिएगा, नहीं अगर है तो नहीं देखिएगा, ठीक है। तो ये चीज है। तो आप जो भी बच्चे हैं तो ऐप को जो डाउनलोड नहीं किए हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप में हाई करो, 9263 0 246 92, इस नंबर पे व्हाट्सएप में हाई करोगे तो ऐप का लिंक चल जाएगा, और लिंक जाने के बाद आपको 3 लिंक जाएगा, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल और ऐप। तो ऐप को लिंक डाउनलोड कर लेना है, ऐप का लिंक पर क्लिक करके ऐप डाउनलोड कर लेना, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। क्लास कैसी लगी इसके बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा, और उम्मीद है कि क्लास बहुत अच्छा लगा होगा और ये सब क्वेश्चन तो आपको याद होगा, इतना तो हम कह सकते हैं कि आप लोगों को ये सब क्वेश्चन याद होगा। अब इसमें ज्यादा दोहराई वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आइए फिर 8 बजे का क्लास में, लेकिन एक बार आकर के विजिट कर लीजिएगा कि कौन सा सब्जेक्ट का क्लास लगा है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं 8 बजे का क्लास में। और हाँ, ऐप में प्रिंट वाला नोट्स दे दिया गया है, ऐप में जितने भी VVI गेस्ट क्वेश्चन दिया गया है आपके प्रिंट नोट्स कोर्स में दे दिए गए, उसको जाके एक बार प्रिंट आउट निकाल लेना, ठीक है, और उसी को पढ़ना है। एक प्रश्न भी आपका एग्जाम में नहीं आएगा उससे बाहर, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगला सब्जेक्ट के साथ। आप लोग हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत जारी रखिए। मेहनत कीजिए बिना टेंशन फ्री किए हुए, सोइए बढ़िया से, खाइए अच्छे से और पढ़िए अच्छे से। बस 3 काम अभी करना है, उसके अलावा और कोई काम नहीं करना है, ठीक है। बाय, लव यू टूल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू टूल। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।